नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी नीति के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं साम नीति। वैसे 4 व्यवहार या 4 नीतियां होती हैं, साम, दाम, दंड और भेद। इसमें साम नीति जो है, इसको एक साधारण भाषा में चापलूसी की नीति भी कहते हैं। साम का अर्थ होता है शांति और समझदारी के साथ व्यवहार करना। समझदारी को सही समय पर काम में लेने में इतने फायदे होते हैं कि कितनी भी बड़ी परेशानी हो उसको टाला जा सकता है। इसलिए महाभारत जो महाकाव्य है उसके अंदर जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, उस समय उन्होंने दुर्योधन को इस साम नीति के ऊपर एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। और इसी साम नीति को चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र के अंदर प्रयोग में किया है। भीष्म पितामह इस कहानी में युधिष्ठिर से कहते हैं कि साम, दाम, दंड और भेद ये 4 प्रकार के व्यवहार यानी 4 प्रकार की नीतियाँ होती हैं। व्यवहार कुशल वह होता है जो इन चारों व्यवहारों को जानता और समझता है। यहाँ साम का मतलब ऐसे व्यवहार से है जहाँ शांति से, समझदारी से, सामने वाले के व्यवहार के हिसाब से अपने व्यवहार को बनाना ही साम कहलाता है। दुनिया भर के विद्वान कहते हैं कि व्यवहार कुशल वही है जो अपने व्यवहार को परिस्थिति के हिसाब से बदलकर व्यवहार करता है। जब इस साम नीति का इस्तेमाल किया जाता है तो सामने वाले को इतना खुश कर दिया जाता है कि सामने वाले की खुशी की सीमा उसकी औकात से बहुत ऊपर चली जाती है और वह खुद खुशी में डूब करके साम नीति अपनाने वाले के हिसाब से ही निर्णय लेने लगता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि साम नीति से मनुष्य भयंकर से भयंकर प्राणी को भी अपने वश में कर सकता है। तो यही कहानी जो आप इस वीडियो के अंदर सुनेंगे अब आने वाली है। कहानी इस तरह से है, एक बार बहुत ही बड़े विद्वान पंडित जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था, वे एक शहर से दूसरे शहर को जा रहे थे। बीच में वे एक बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता था, इसलिए उन पंडित जी को जंगल पार करना जरूरी था। इसलिए वे महापंडित हिम्मत करके जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और अपने रास्ते पर चलते जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक नरभक्षी राक्षस ने उन पंडित जी का रास्ता रोक लिया और पंडित जी के प्राण संकट में पड़ गए। राक्षस उन पंडित जी को खाना चाहता था। पंडित जी का शारीरिक बल तो इतना था नहीं कि वे राक्षस से लड़कर राक्षस को मारकर अपने प्राण बचा सकें, लेकिन उनके गुरु ने उनको सिखा और पढ़ा रखा था कि जब प्राणों पर संकट आए तो मन की शांति को बनाए रखना और अपनी बुद्धि को विचार करने की आज़ादी बनाए रखना। संकट की स्थिति में जब मन शांत रहेगा तो बुद्धि का बल कम नहीं होगा और बुद्धि अपनी कुशलता से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगी। इसलिए पंडित जी उस नरभक्षी राक्षस को सामने देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। पंडित जी ने अपने मन में डर या भय को आने ही नहीं दिया और साम नीति का इस्तेमाल करते हुए पंडित जी नरभक्षी राक्षस के अचानक जंगल में सामने आ जाने पर राक्षस को देख करके ऐसा व्यवहार करने लगे जैसे वे पंडित जी राक्षस का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हों। पंडित जी ने राक्षस को देखते ही अपने साम व्यवहार का उपयोग करते हुए कहा, अरे बंधु, इस घनघोर वन में आपसे मुलाकात होगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं तो बेकार ही अपने लंबी यात्रा में कोई मित्र न होने के कारण चिंता कर रहा था। इस तरह से अचानक आपसे भेंट हो गई। मुझे विश्वास हो गया कि भगवान मेरी यात्रा को सुखद बनाना चाहते हैं। कुछ भी हो, लंबी यात्रा में अगर मित्र साथ हो तो यात्रा का आनंद कई कई गुना बढ़ जाता है। और मित्र सुनाओ, घर में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही थी, लेकिन अकेले अकेले खाने में मुझे मज़ा ही नहीं आता है, इसलिए मैंने भोजन किया ही नहीं। चलो अब तुम मिल गए हो तो हम दोनों साथ में मिलकर भोजन करते हैं। इस प्रकार से पंडित जी साम नीति का प्रारंभ कर देते हैं। राक्षस कुछ सोच पाता, कुछ कह पाता, गुस्सा करता, उससे पहले ही पंडित जी ने अपनी पोटली खोल दी और राक्षस को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना ही उसके सामने घर से साथ लेकर के चला हुआ खाना रख दिया। राक्षस कभी पंडित जी को देखता और कभी पंडित जी के खाने को देखता, तो पंडित जी जो अपने गुरु से साम नीति को सीख करके आए थे, राक्षस से कहने लगे, आओ मित्र, देखो पंडिताइन ने कितने कितने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं।
शायद पंडिताइन को यह मालूम था कि यात्रा में मेरा कोई मित्र जरूर मिलेगा और फिर मैं अपने मित्र के साथ खाना खाऊंगा। कुछ भी कहो मित्र, पंडिताइन तुम्हारी भाभी है बहुत बुद्धिमान। फिर राक्षस को पंडिताइन का बनाया हुआ पंडित जी ने खाना खाने को दिया तो राक्षस भी पंडित जी के साथ खाना खाने लगा। पंडित जी बार बार राक्षस से ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे कि राक्षस आसुरी व्यवहार करने का प्रयास ही नहीं कर सका। धीरे धीरे पंडित जी ने राक्षस को एहसास करवा दिया कि यह पंडित उनका मित्र है और राक्षस तो ठहरा राक्षस, भला राक्षसी बुद्धि भी कभी शांत हो सकती है। अपनी राक्षसी बुद्धि से राक्षस ने पंडित जी से एक प्रश्न किया, देख पंडित, तूने मुझे खाना खिलाया वो सब तो ठीक है, तू मुझे अपना मित्र मानता है वो तेरी मर्जी, वो तू जान, मैं तुझे अपना मित्र नहीं मानता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, अगर तू मेरी एक समस्या का हल कर देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, चलो कुछ करने का मौका तो मिला और अब जान बच जाएगी। सो पंडित जी ने राक्षस से कहा, भला तुम्हारी और मेरी समस्या अलग अलग है क्या? तुम्हारी समस्या तुम्हारी अकेले की नहीं है, वह तुमसे पहले मेरी समस्या है। मित्र, तुम अपनी समस्या बताओ, मैं उस समस्या का समाधान अपने प्राण देकर भी करूंगा। वैसे तो पंडित जी अपने प्राण बचाने के लिए ही इस सामनीति का उपयोग कर रहे थे, किंतु पंडित जी को लग गया कि राक्षस को पूरा वश में करने के लिए राक्षस की समस्या का उपचार ही करना होगा। अब राक्षस ने पंडित जी को अपनी समस्या बताई। राक्षस बोला, किस कारण से मैं इतना कमजोर और पीला हो गया हूँ? राक्षस की समस्या सुनकर पंडित जी ने मन ही मन सोचा, बस इतनी सी बात। लेकिन पंडित जी राक्षस को दिखाने के लिए, जिससे राक्षस को लगे कि पंडित जी समस्या पर विचार कर रहे हैं, इसलिए पंडित जी कुछ देर तक शांति से आंखें बंद कर आसमान की तरफ मुंह करके गहरी गहरी सांस लेते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद बोलने लगे, मित्र ध्यान से सुनो, जरूर तुम अपने परिवारजन स्वजन से दूर रहते हो और इस जंगल में तुम्हारा कोई शुभचिंतक नहीं है। भले तुम्हें खाने के लिए कितना भी अच्छा मिलता हो, लेकिन जब तुम्हारा शुभचिंतक तुम्हारे साथ नहीं है तो तुमको अकेलापन खाया जा रहा है, इसलिए तुम पीले पीले से हो गए हो। पंडित जी अब चुप नहीं होते हैं, राक्षस को आगे कहते हैं, मित्र, तुम इतने गुणवान, विद्वान और विनीत होने पर भी सम्मान नहीं पाते हो। वहीं तुमसे कम गुणों वाले लोग, तुमसे कम बुद्धि वाले और कम विद्वान लोग तुमसे ज़्यादा सम्मान पाते हैं, इसलिए तुम पीले पीले और कमज़ोर हो रहे हो। तुम्हारे जीवन निर्वाह का योजनाबद्ध कार्यक्रम न होने के कारण और अपने आत्मसम्मान के कारण तुम कोई अन्य दूसरा काम भी नहीं कर सकते, जिसके कारण तुमको उदासी होती है और यही तुम्हारे अंदर एक दुर्बल भावना को जन्म देता है। पंडित जी राक्षस को कहना जारी रखते हैं, मित्र, तुम इतने सज्जन हो कि अपनी सज्जनता के कारण जब तुम किसी पर उपकार कर देते हो तो वह व्यक्ति तुमको अपने से पराजित हुआ मानने लगता है, जबकि तुम भलाई करते हो, यह भी एक कारण है। तुम तो सबका भला करने की सोचते हो, लेकिन तुम्हें भलाई के बदले भलाई का फल नहीं मिलता। मित्र, एक बात और है जिसके कारण तुम दुखी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय दया और करुणा से भरा हुआ है। जब लोग काम और क्रोध से अपना जीवन जीते हैं और उनके भविष्य में उनके कर्मों के कारण दुख भोगना पड़ता है, तब उन लोगों का दुख देख करके तुम्हें बहुत दुख होता है, इसलिए तुम पीले हुए जा रहे हो। पंडित जी राक्षस को उसकी समस्या का समाधान बताते जा रहे थे और राक्षस अपने व्यक्तित्व की प्रशंसा सुन सुनकर अंदर ही अंदर आनंदित होता जा रहा था। मतलब अब यहाँ पे सामनीति काम करने लग गई है। अभी तक जब तक पंडित जी राक्षस को उसकी समस्या का समाधान बता रहे थे, पंडित जी ने अनुभव किया कि राक्षस आत्म प्रफुल्लित हो रहा है और पंडित जी ने कहना जारी रखा। पंडित जी ने आगे कहा, मित्र, मुझे लगता है लोग तुम्हारे भले मानस वाले व्यवहार का गलत फायदा उठा रहे हैं। लोग तुम्हारे मित्र बन करके आते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे सद्विचारों का लाभ उठाते हैं। जब तक उनको तुमसे लाभ होता है वे तुम्हारे साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें ठग कर चले जाते हैं। ऐसा बार बार होने से तुम्हारा मन पीड़ा से भर गया है, जिसके कारण तुम पीले पीले से दिखाई दे रहे हो। अब जाके राक्षस पंडित जी से खुश होने लगा, जिसको पंडित जी ने अनुभव कर लिया और सरक कर राक्षस के करीब आकर के बैठ गए।
फिर पंडित जी ने राक्षस का हाथ अपने हाथ में ऐसे ले लिया जैसे कोई घनिष्ठ मित्र एक दूसरे के दुख में सांत्वना का आदान प्रदान करते हैं। और पंडित जी कहने लगे, मित्र, तुम रहस्य की बातें समझने और समझाने में बहुत कुशल हो। तुम्हारी जरूरत तो सभी को होती है, लेकिन सब लोग तुम्हारी ज़रूरत लेते तो हैं, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत निकल जाने पर तुम्हारी आवश्यकता को कोई स्वीकार नहीं करता। इसका तुम्हें बहुत दुख होता है और तुम अपने भोलेपन में सभी की ऐसी आवश्यकता पूर्ति करते रहते हो। यह भी एक बड़ा कारण है कि तुम कमज़ोर और पीले हुए जा रहे हो। अब तक राक्षस पंडित जी से बहुत प्रभावित हो चुका था, जिसका पंडित जी को साफ साफ पता चल रहा था। पंडित जी समझ चुके थे कि अब राक्षस उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए पंडित जी ने राक्षस से कहा, यह भी हो सकता है कि तुमने अपने किसी प्रिय मित्र को उसके मन के हिसाब से प्रसन्न नहीं किया हो। अगर वह तुमसे नाराज हो गया हो, जिसके कारण उसी प्रभाव से तुम्हारे ऊपर यह दुर्बलता और पीलापन छा गया हो। मित्र, तुम्हें अपने मित्रों से मित्र वाला व्यवहार ही करना चाहिए। मित्रता एक बहुमूल्य गहना है जो बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। वैसे तुम्हारे जैसे मित्र तो मिलते ही बड़े भाग्य वालों को हैं। मुझे इसकी संभावना तो कम ही लगती है कि तुमने किसी मित्र को नाराज किया हो या मित्रता की अनदेखी की हो। फिर भी मित्र तुम हो तो बड़े ही भोले। हो सकता है अनजाने में कोई चूक हो गई हो, इसलिए जो मित्र तुमसे नाराज हुआ है तुम खुद ही जाकर के उसको दौड़कर गले लगा लो। फिर पंडित जी आगे बोलते हैं, मेरी तो यह सलाह है कि जब वह मित्र मिले तो उससे बिना कारण ही क्षमा मांग लेना, क्योंकि तुम मित्र हो। मित्र से बिना कारण क्षमा मांगने में काहे की शर्म या काहे की लाज। अब तुम और हम दोनों को ही देख लो। क्या मैं और तुम अलग अलग हैं? है तो एक ही, हैं तो हम आपस में मित्र ही। दो शरीर दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन हमारे मन में कोई झांक करके देखे, कोई तीसरा मेरे और तुम्हारे अंदर झांक करके देखे तो वह क्या देखेगा? मेरे अंदर तो तुम्हारी छवि है और तुम्हारे अंदर मेरी छवि दिखाई देगी। अब पंडित जी की इतनी बातें सुनकर राक्षस को पूर्ण विश्वास हो गया कि पंडित जी उसके सच्चे मित्र हैं और मुझे अब पंडित जी की रक्षा किसी भी कीमत पर करनी ही है। फिर राक्षस ने पंडित जी को बहुत सा धन देकर सम्मानित किया और सुरक्षित वन के बाहर तक अपनी पीठ पर बिठाकर छोड़ करके आया। अब पंडित जी और राक्षस में इतनी गहरी मित्रता हो गई कि पंडित जी इसके आगे बिना किसी भय या डर के जब भी जी चाहे वन में आते और जाते, और जब भी उनको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता उस वन का इस्तेमाल करते और उस वन में उनको चलना भी नहीं पड़ता। राक्षस खुशी खुशी उनको अपनी पीठ पर बिठा लेता और पंडित जी सवारी के ऊपर बैठ के आराम से जाते, क्योंकि पंडित जी ने राक्षस का समादर किया था। यह समादर जो आप सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, यही वह आदर है जो साम नीति का उपयोग करके किया जाता है। जब साम नीति का उपयोग करके किसी का आदर किया जाता है तो उसको समादर कहते हैं। यानी मन की शांति को बनाए रख करके, हृदय के अंदर प्रफुल्लता और शांति और निर्भीकता को बनाए रख करके किसी को चापलूसी करके प्रसन्न कर देना साम नीति कहलाती है। आपने इस वीडियो में साम, दाम, दंड और भेद में से एक नीति, साम नीति का विवेचन सुना, जो महाकाव्य महाभारत में दिया गया है। महाकाव्य महाभारत में इस प्रसंग को बहुत बहुत लंबा बताया गया है। उसमें से एक छोटे अंश को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ध्यान रखने की बात है, यह साम नीति बुद्धि कौशल है। इसके इस्तेमाल के लिए विपरीत परिस्थिति में भी मन की शांति होना अति आवश्यक है। मन की शांति से ही मनुष्य को निर्भयता की प्राप्ति होती है। मन की शांति से ही मनुष्य को भय से मुक्ति मिलती है। तभी मानव अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग और प्रयोग कर सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को यह बताना चाह रहे थे कि चाहे कितना भी संकट क्यों न आ जाए, एक साम नीति का सहारा मत छोड़ना। उस साम नीति से आपको मन की शांति से अंदर निर्भीकता पैदा करनी है, भय और डर को भगाना है। फिर आप बड़े से बड़े संकट के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। अगर मन की शांति गड़बड़ हो गई, वह अशांति में बदल गई, तब फिर विजय निश्चित रूप से पराजय में बदलेगी। तो यह जो भी आपने वीडियो सुना, यह महाभारत महाकाव्य के अंदर से लिया हुआ है। साम नीति जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर बनाया हुआ है। आपने इतने ध्यान से इस वीडियो को सुना, अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।